आपके पास लास्ट वाला जो कॉलम था वो उसकी एग्जाम्पल यही होगी। सही है, मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें हो गई थी। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमें पता है कि CP माइनस CV जो है वो R के बराबर होता है। CP माइनस CV जो होते हैं वो R के बनाते हैं। अच्छा, इससे सवाल ये बनता है, और हमें पता है कि स्मॉल r जो होता है ना वो CP अपॉन CV होते हैं, जो कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है। सही है आज ओके। तो मैं स्टूडेंट्स ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इसकी बात करते हैं, सही है, इसकी अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आपके पास क्या होता है, इससे बाद का सवाल बनाते हैं, कुछ इस तरीके से सवाल बनाते हैं कि CV की वैल्यू बता दें इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r कैपिटल। मतलब एक तो हम CV ये निकाल सकते हैं ना कि इसको इधर ले गए, इसको इधर लाके माइनस कर दिया, CV जो है वो CP माइनस R हो जाएगा। मतलब मैं यूं लिख दूं कि CP माइनस R जो है वो CV के बराबर है। मैं यू भी लिख सकता हूं, एक तो हम यू भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, कि आप इसको इधर ले जाके माइनस कर दें, इसको इधर लाके प्लस कर लें। लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा नहीं बताएं, हमें CV की वैल्यू चाहिए, लेकिन आंसर में सिर्फ स्मॉल r और कैपिटल R हो। समझ रहे हैं स्टूडेंट? ये कहना चाहते हैं कि हमें CV की वैल्यू बता दो, लेकिन जो आंसर आए वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, स्मॉल r जो कि रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। तो हम इस चीज को बनाने के लिए इस चीज को यूं लिख लिया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लें, डिवाइड बाई, सही है, डिवाइड बाई CP CV बोथ साइड। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लूं CV से, सही है, तो ये आपके पास यूं हो जाएगा। अच्छा देखें, ये तो कैंसिल हो गया, सही है, यार ऐसे रहा, ये 1, ये माइनस, और ये देखिएगा हमें पता है कि स्मॉल r जो है वो CP अपॉन CV है, तो यहां पे आप स्मॉल r लिख लें। सही है, ये स्टूडेंट CP अपॉन CV जो है वो हमने पढ़ा है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये लिख लिया। अब आप CV इसको ऊपर लाइन, इसको डिवाइड में लिया, तो CV का फॉर्मूला बन गया R अपॉन, सही है। फिर से एक दफा फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों हमारा एक रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्मूला ये था, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ये था, एक छोटे डेरिवेशन वाला क्वेश्चन भी बनता है हमारे पास इस तरीके से कि जैसे कि आपके पास सवाल में कह रहे हैं CV निकालो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r और कैपिटल R के टर्म में, इसके टर्म में। जाहिर सी बात है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से R की वैल्यू 8.31 है, अगर हमें मोनोटॉमिक डायटोमिक का तो 1.4 रख के इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल, मोनोटॉमिक का तो उसकी वैल्यू 1.6 होती है, वो रख कर हमने निकाल लिया। तो हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इससे फर्दर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने पूरी इक्वेशन को CV से डिवाइड किया, CV से CV कैंसिल हो गया, CP अपॉन CV स्मॉल r होता है, ये CV, ये यहाँ पे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा डिवाइड में। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। एक चीज और आपसे पूछेंगे, वो क्या है, ये देखें, वो इस तरीके से ये कह रहे होते हैं कि CV बता दें, सॉरी CP बता दें अब आप इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r और कैपिटल R के टर्म्स में। वैसे तो स्टूडेंट CP आप यहां से भी निकाल सकते हैं ना, इसको उधर भेज दें, प्लस का हो जाएगा। मतलब CP अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं तो R प्लस CV ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई हमें CP की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R और स्मॉल r, मतलब जो हमारा आंसर आया उसमें कैपिटल R और स्मॉल r देखे। तो हम इस काम के लिए भी CP माइनस CV जो है वो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, डिवाइड बाई CP बोथ साइड। तो आपने CP अपॉन CP और CV अपॉन CP और ये CP, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। हमें पता है भाई कि स्मॉल r जो होता है ना, स्मॉल r वो CP अपॉन CV है। तो अगर 1 अपॉन स्मॉल r ले लें तो वो CV अपॉन CP हो जाएगा, इसको उल्टा होकर भी, ये तो 1 हो गए, इसकी जगह हमने रखा 1 अपॉन स्मॉल r और R अपॉन CP। इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, ये
यहां से देखें सीपी क्या होगा, ये यहां से इधर आया स्मॉल आर कैपिटल आर और ये -1 है, तो ये हमारे पास सीपी बराबर है स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर -1 के, ये कंडीशन है। तो ये दो रिलेशन स्टूडेंट हैं, सही है, जो कि मैंने आपके सामने बना दिया। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। सही है बेटा, इसको अगर स्मॉल आर को आप गैमा कहना चाहें गैमा कह दें, कोई बात, एक ही बात है, गैमा भी कह सकते हैं। स्मॉल आर में कह रहा हूँ, बास किताब में स्मॉल आर लिखा होता है, बास किताब में गैमा लिखा होता है, एक ही बात है। बस ये मोलर स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट है सीपी अपॉन सीवी। सही है बच्चों, समझ में आ गया ये? ओके, थैंक यू। अच्छा, सही है बेटा। भाई इसको स्मॉल आर पढ़े या गैमा कहें, बात तो वही एक कांस्टेंट है। माइक बेटा ऑन कर दिया है अपने से, जिसने माइक हैंड रेस किया हुआ, माइक ऑन कर दिया मैंने, बोले। मुझे पूछना था, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में स्मॉल r -1 है, तो ये -1 उधर जाके +1 नहीं होगा? नहीं तो वो तो बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर आप इस चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, हम इसको साइड चेंज छोड़ना करा रहे, साइड अगर ये चेंज होता तो इसके बराबर में आता है। यहाँ पे हमने ऐसा थोड़ी ना किया, हमने इसको यूं किया है, ये पूरा इधर आया सीवी और स्मॉल r -1। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो रहा है, तो ये स्टेप आ रहा है। सही है, साइड चेंज जो कराते हो ना बेटा, x -1 बराबर है 2 के, तो आप इस 1 को उधर भेजोगे ना, डिवाइड में नहीं भेज रहे हो, इसको ऊपर उधर भेज रहे हो, तो फिर +1 होता है। ये कहानी होती है ना मैथमेटिक्स में। जी अब समझ गए? जी सर, ठीक है। ओके, क्या कर लो। सही है, हो गया क्लियर? अच्छा, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। इनके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सही है, इसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने शो करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सही है, इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो यही है, देख लो। सही, 1 एंड 2 का आंसर बताओ पहले, 1 एंड 2 का ऑप्शन बताओ, वो तो यही है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देख लें। इफ R इज द मोलर गैस कांस्टेंट, स्मॉल r Cp अपॉन Cv, Cv इक्वल टू। सही है, ये तो 1 एंड 2 तो बहुत क्लियर है, मैंने बोर्ड पे करा दिया 1 एंड 2। सही है, तो हम 2 से बात करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। फॉर सर्टेन रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट 1.5 फॉर दिस गैस। अच्छा, आप उस कॉलम में जाके देखें 1.5 किसका है, मोनो और डाई गैस का है, मोनो प्लस डाई गैस का है। जो मैंने कॉलम बनाया था ना इससे पहले वाली क्लास में, ये एनटीएस का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, 2009 एनटीएस ड्रॉ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस में आया था ये सवाल। जी बेटा, अच्छा बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 14 की जो आंसर की है, जो बुकलेट में मिस था, वो मैंने लगा दिया है फेसबुक पे, और बुक की मार्किंग 16 एंड 17 का भी लगा दिया है कल। सही है, और मेरे ख्याल से मैंने हीट का भी लगा दिया, मैं एक दफा देख लूंगा। वैसे मैंने अभी इन दिनों किसी एक चैप्टर का वर्कशीट लगाया, हीट का लगाया मेरे ख्याल से फेसबुक में। अच्छा, दूसरी बात बच्चा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, हीट के मैंने लगा दिए वर्कशीट फेसबुक में। अच्छा, 3 में जो सवाल है ना, उस कॉलम से देखो, उस कॉलम के मुताबिक क्या राइट आंसर बनेगा, Cp इक्वल टू 3R। सही है ना, Cp इक्वल टू 3R दिया हुआ है, और Cv 2R के बराबर है, जो कि इसमें है ही नहीं। तो राइट आंसर ए है स्टूडेंट, ये एनटीएस में सवाल आया था। सही है, ए ऑप्शन है बेटा, Cp इक्वल टू 3R, Cv 2R के बराबर है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब 1.5 R की वैल्यू होती है, स्मॉल r की वैल्यू, तो उस कंडीशन में Cp 3R होते हैं, Cv 2R होते हैं। तो जो राइट रिलेशन दिया हुआ है वो बेटा ऑप्शन सी कैसे होना चाहिए,
आप एक्सप्लेन कर दें, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है, अगर मैं कॉलम में सही बता रहा हूं। आप कॉलम देखें, आप कॉलम में देखें 1.5 में CV जो है वो मेरे ख्याल से 2R के बराबर है, या मैं गलत बता रहा हूं शायद, मुझे कॉलम, आप उस कॉलम को देखो बेटा, मैं सही बता रहा हूं, मैं जो कॉलम के मुताबिक बता रहा हूं, मेरे हिसाब से कॉलम में जो है ना वो CV जो है वो, हाँ तो यही है ना स्टूडेंट। मैं चलो मैं इसको एक दफा रोकता हूं, मैं बोर्ड पे बताता हूं इस चीज को, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ये देखो बेटा, जब मैंने मोनो प्लस डाई गैस का कॉलम दिखाया था, उस कॉलम में देखो ना बच्चों, मोनो प्लस डाई गैस था, तो उसमें आपने लास्ट कॉलम में देखेगा कि जो CV है वो 2R के बराबर है, जो CV है वो 2R के बराबर है, जो CP है वो 3R के बराबर है, और जो स्मॉल r है CP अपॉन CV वो 1.5 है। तो हमें ये दिया हुआ ना 1.5, तो हमें इससे समझ में आ गया 1.5 के लिहाज से CP 3R के बराबर होते हैं और CV जो है वो 2R के बराबर है। तो मैं CP को कैसे 3R ले लूं, मेरा बच्चा कैसे ले लूं? आप में से किसी एक ने कहा था बेटा, हो गया क्लियर अब? सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? CP 3R। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हो गया बेटा, सही है, डन है अब ये। तो अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलेंगे। पहले मुझे ये बता दो, डन हो गया? जिसने कहा था कि सर वो क्यों नहीं लिया, आपने तो 3-4 स्टूडेंट बोलने के सर क्वेश्चन 3 समझ में नहीं आया। अब मैं, मुझे इसके लिए पूरा कॉलम पढ़ाना होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि लास्ट क्लास को रिपीट कर दें? चले, यही कर सकता हूँ बच्चों, आप लोग जो बोलोगे वही होगा। क्यों, मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि किसी के क्वेश्चंस को छोड़कर आगे जाना। सही है, इसलिए मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। देखें, अगर मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस हीलियम, नियॉन, इस टाइप के गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। इसमें स्टूडेंट CV 3/2R होते हैं और CP 5/2R होते हैं, और इसकी वैल्यू 1.67 होते हैं। सही है। और डायटोमिक में H2 गैस है, N2 गैस है, O2 गैस है। सही है ना, ये डायटोमिक गैस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 5/2R है और ये 7/2R है, इसकी वैल्यू 1.4 लिखा था। फिर मैंने आपको कहा था कि जब पॉलीटॉमिक गैस की बात करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह होता है, तो इसमें 2R होते हैं, इसमें 3R होते हैं, CP, और इसमें स्टूडेंट आपके पास, सही है, 1 पॉइंट, सही है, 3, 1 पॉइंट, मेरे ख्याल से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, बल्कि सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ये 3R होता है, ये 4R होता है और ये 1.33 होता है। अब आप इसका एवरेज लें, जब हम मोनो प्लस डाई गैस लेंगे, मोनो प्लस डाई गैस लेंगे, इनका एवरेज ले लें, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 लेंगे। तो आप खुद इससे आसान तरीका मैंने बताया, 3 + 4 कितना होगा, 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितने होंगे, 4, फिर 4 डिवाइड बाई 2 कितने होंगे,
सही है। अब आप यहाँ पे बताओ 5 + 7 कितने होंगे 12, 12/2 कितने होंगे 6, और एवरेज वाला 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ आएगा। यहाँ पे गैमा की वैल्यू 1.5 था। तो मेरा बच्चा, तो मैंने यही तो बता रहा हूं कि CP 3R के बराबर है और CV 2R के बराबर है। अब आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। सही है, तो मैंने ये वाला वहां पे ऑप्शन ए में शायद लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। मैं फिर से एक दफा सवाल देख लेता हूं, देखें। हाँ यार, स्क्रीन शेयर करते हैं बेटा। मैं फिर से एक सवाल दिखा देता हूं। आप क्वेश्चन 3 देख लें, ये NTS के पेपर में आया था। आप खुद देख लें, आप क्वेश्चन नंबर 3 को, देख लें। CP3R है, CV2R कहीं पे लिखा हुआ है भाई। 1.5 के लिहाज से CP3R होगा, CV2R होगा, तो CV2R कहीं पे भी नहीं है। तो उस रिलेशन के लिए, इस गैस के लिए जो राइट रिलेशन है वो क्या है, CP3R। इसको हम ड्राइव करके भी निकाल सकते हैं, और कॉलम अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। अब हो गया क्लियर? मैसेज देखें। सही है। अब आप में से जो कह रहा था वो पहले बोल दें, जिन्होंने कहा था कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, वो कह दें कि यस सर क्लियर है। तो मैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन 4 की तरफ चलेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 50% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी, और हमें इस कंडीशन में फाइंड करना है। सही, 50% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी, और हमें यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड करना है। थोड़ा सा ये सवाल सही है। इस सवाल में कह रहे हैं कि इस कंडीशन में 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होते हैं, थर्मल एनर्जी स्पेसिफिक हीट है, मतलब mc डेल्टा टी। कह रहे हैं व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी निकालना है। हटा दे, हमें डेल्टा टी निकालना है। ये देखें यहां पे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है 50% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। 50% का मतलब 1/2 है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब भाई 50% का मतलब आधा ही होता है ना, तो हाफ ले लिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, थर्मल एनर्जी mc। भाई हमें कह रहे हैं कि 50% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है थर्मल एनर्जी में, और इस कंडीशन में चेंज इन टेम्परेचर बता दे, राइज इन टेम्परेचर बता दे। राइज का मतलब भी चेंज ही होता है। आप यहाँ पे m से m को कैंसिल कर लें, सही है। तो v² किसके बराबर होगा, नीचे 2 2 जाओ, ऊपर मल्टीप्लाई कर ले, 1 से 1 ही होगा, नीचे 4। c यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में आएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर इसके बराबर होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर v²/4c के बराबर होगा। सही, अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे, दिखाइएगा। 5 देखें बेटा, 50% की वजह से 1/2 लिया हमने। सही है, 50% का मतलब 1/2 है। सही है। अब आप क्वेश्चन 5 में देखें। क्वेश्चन 5 में आपके पास कह रहे हैं C स्पेसिफिक हीट है, सही है, और वेलोसिटी v है, और इसी तरीके से इसमें कह रहे हैं कि ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल। अब यहाँ पे पूरा का पूरा थर्मल में कन्वर्ट हो जा रहा है। अच्छा, राइज इन टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट नहीं किया, थीटा से। मैंने कहा था टेम्परेचर T से भी रिप्रेजेंट होते हैं, थीटा से भी होते हैं। थीटा का मतलब भी टेम्परेचर होता है, एंगल वाला, कॉस थीटा साइन थीटा वाला जो थीटा है ना, वो भी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कह रहे हैं ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। अब इसका राइट आंसर बताओ 5 का।
चलें 5 का आंसर बताएं। सही है, इसमें ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी की बात है। अच्छा देखें, हटा दें सर, ये देखें इस क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है ना स्टूडेंट, चेंज इन टेम्परेचर, उसको स्टूडेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बात ये कि टेम्परेचर थीटा से भी रिप्रेजेंट होता है, टी से भी रिप्रेजेंट होता है, सही है। तो इस तरीके से कह रहे हैं ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी, हमें पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी 100% थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर एम सी डेल्टा थीटा, टी नहीं लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एम सी डेल्टा टी होते हैं ना, यहाँ पे डेल्टा टी को थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एम से एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर क्या होगा 2c डेल थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में, ये राइट आंसर है। सही, क्वेश्चन 5 ये राइट आंसर है, सही है। तो ये स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सही है बच्चों, डन है, सही है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम सही स्टूडेंट इसके बाद आगे टॉपिक पढ़ेंगे, देखिएगा। अब हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। सही, हेडिंग बनाइएगा थर्मोडायनेमिक्स, सही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सही, हम पहले इसके थ्योरी पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टूडेंट आपने लिखना है, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही एक्सप्लेन करता है। सही, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपके पास क्या है, सही, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टूडेंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भाई थर्मल एनर्जी स्पेसिफिक हीट को कहते हैं। सही है, तो ये हमारे पास कंडीशन है। सही है, और अगर किसी को बुकलेट के क्वेश्चन पूछने हैं ना, मुझे मैसेंजर में भेज दे, मैं एक दिन लगता है टाइम, लेकिन मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। भाइयों का एक आध दिन लग जाएगा, क्योंकि पहले से मैसेज आएगा तो उनको आंसर देता रहता हूँ, फिर आगे जाता हूँ मैं, मतलब जो पहले जिसने मैसेज किया फिर वहां से शुरू करता हूँ, तो आगे आगे पहुंच जाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। सही है, देखें अभी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। सही है स्टूडेंट, इसकी वजह भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेके आए, व्हेन हीट एनर्जी डेल्टा क्यू सप्लाइड टू द सिस्टम, सही है, व्हेन हीट एनर्जी डेल्टा क्यू, सही, व्हेन हीट एनर्जी डेल्टा क्यू सप्लाइड to the system
say when heat energy del Q supplied to the system say is always equal to increasing internal energy delta U and the work done delta W। बेसिकली स्टूडेंट फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम में हीट सप्लाई देते हैं, मतलब जो हीट हम बाहर से उसको सप्लाई दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी बनाएगा और साथ में क्या सही है, पहले इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, फिर वो यहां से ऊपर मूव करके वर्क डन कर रहा होगा। सही है, तो सिस्टम की एनर्जी और सराउंडिंग की एनर्जी बराबर है। ये सिस्टम की एनर्जी है ये दोनों, और ये सराउंडिंग एनर्जी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब डेल क्यू बराबर होता है डेल यू प्लस वर्क डन के। तो बच्चों हमें ये समझ में आ रहा है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग की एनर्जी बराबर है। तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलवेज रिमेन सेम। इस चीज को हम क्या कहते हैं, सही स्टूडेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट साइन है इसके, नंबर 1 डेल क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब हम हीट सप्लाई टू द सिस्टम करेंगे। जब आपके पास क्या होगा, सही है, इसको हीट हम सप्लाई दे रहे हैं, तो हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम होगा। जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे होते हो, दे रहे होते हो, तो उस कंडीशन में हम क्या, न्यूमेरिकल में लिखा होगा ना हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो उसकी वैल्यू विथ पॉजिटिव साइन लेंगे। जब स्टूडेंट न्यूमेरिकल में लिखा हो कि हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम से बाहर आ रहा हो, बाहर निकल रहा होगा, सही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हीट अगर सिस्टम से बाहर निकल रहा हो, आउट हो रहा होगा, तो फिर हम उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, सही, विथ नेगेटिव साइन लेते हैं। तो हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। और डेल यू पॉजिटिव हो कब, जब इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी होगा। इसी तरीके से नंबर 4 डेल यू पॉजिटिव जब नेगेटिव, जब वाल में डिक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, जब आपके पास कहेंगे कि एनर्जी डिक्रीज हो रहा है सिस्टम में, तो आप डेल्टा यू की वैल्यू क्या लीजिएगा, विथ नेगेटिव साइन लीजिएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जब आपके पास वर्क पॉजिटिव की बात करेंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ये स्टूडेंट वर्क डन बाय द सिस्टम, सही है। इसी तरीके से नंबर 6 वर्क हम नेगेटिव लेंगे उस वक्त जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होंगे। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट, ऑन द सिस्टम अपॉन द सिस्टम, ये जो आखिरी वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को। क्या कि भाई बाद लोग इस वाले को नेगेटिव लेते हैं, इस वाले को पॉजिटिव लेते हैं। जैसे जितने भी बच्चों ने ए लेवल्स पढ़ा होगा वो इसको नेगेटिव लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो इस पे बनते हैं। ये पूरी दुनिया में साइंस कन्वर्जन में वर्क की जो साइन कन्वर्जन है पूरी दुनिया में अलग अलग स्टाइल से पढ़ रहे हैं। बाय द सिस्टम को नेगेटिव लेते हैं, सही है, और ऑन द सिस्टम को बाद लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। लेकिन हमारे जो कोर्स है सिंटैक्स बुक की वो अकॉर्डिंग टू दिस है, सही है। ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लेते हैं, बाय द सिस्टम को हम पॉजिटिव ले रहे होते हैं, सही है। मेरे ख्याल से बच्चों ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया होगा। हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। ये न्यूमेरिकल के लिए हमें ये
इंपॉर्टेंट साइन याद रखना है। ये तमाम बातें हमें न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है, इंपॉर्टेंट साइन कि कब कौन सी कंडीशन को हमने अप्लाई करनी है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सही है। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन इसके 4 होते हैं। नंबर 1 आइसो बैरिक, सही है। नंबर 2 आइसो कॉरिक। नंबर 3 आइसो थर्मल। और नंबर 4 आइडिया बैटिक, सही है। ये कंडीशन है, ये 4 कंडीशन आपके पास है। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये 4 एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फिर से एक दफा बता रहा हूं, सही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? सही है बेटा, हादिया बेटा, ये साइन वाला मसला आपको क्लियर हो गया? देखिए हमारे कोर्स में ऑन द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता है और बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। अगर आपने ए लेवल्स किया होगा तो आपने वो जो कंडीशन आप बता रही हैं वो ये बता रही हैं, सही है भाई। ये पूरी दुनिया में साइन कन्वर्जन में प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में 2 स्टाइल से पढ़ रहे हैं लोग इस वाले सिस्टम में, ओके। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है 2307 ऐसा होता, सही है। जिस एंगल से आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होता। आपके सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, सही है। ऐसा सोचोगे तो फिजिक्स के एक भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकोगे, सबका आंसर 0 बताइएगा फिर आप, सही है। तो अभी हम यहाँ पे आइसोबैरिक को डिटेल से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आइसो मीन सेम होता है, ये जो वर्ड है आइसो इसका मतलब होता है, और ये बैरिक मीन प्रेशर होता है, सही ना। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर, लेकिन द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ द सिस्टम is constant या remain same, सही है। आइसोबैरिक का क्या मतलब है? आइसो मीन सेम, बैरिक मीन प्रेशर। तो आइसोबैरिक की डेफिनेशन क्या बना? द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। आइसोबैरिक ये है, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। आइसोबैरिक में बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे आइसोबैरिक हमारे पास प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम को हीट सप्लाई देते हैं। जाहिर सी बात है इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, जब बाहर से हीट देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हम क्या करते हैं उसको एक्सपेंड करा देते हैं, मूव कराते हैं। जो मूवमेंट कराते हैं वो डेल्टा एक्स इसकी मूवमेंट है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, सही है, ये पिस्टन जो मूव करेगा वो डेल्टा एक्स मूव करेगा, और फोर्स लगाने की वजह से। तो हम सबको पता है कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होते हैं? F इंटू, और आप सबको पता है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, और अगर फोर्स निकालें तो वो क्या हो जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो अगर मैं इस चीज को इसमें पुट कर लूं यहाँ पे, सही है, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो पी ए इंटू डेल्टा एक्स। तो भाई ये वॉल्यूम बन गया, एरिया 2 साइड है और ये हो गया, तो वॉल्यूम बन गया ना। तो वर्क डन किसके बराबर हो गए? पी डेल वी के बराबर होगा। हमारा वर्क डन किसके बराबर हो गया? पी डेल वी के। तो जो आइसोबैरिक की इक्वेशन होती है ना थर्मोडायनेमिक्स क्लास से, कि डेल्टा यू प्लस वर्क डन, तो वर्क डन हम ये लिखते हैं पी डेल वी, ये हमारे आइसोबैरिक की इक्वेशन है, सही है। फिर से मैं बता रहा हूं कि हमने हीट सप्लाई दिया तो प्रेशर बढ़ेगा,
तो हम क्या करते हैं, जो बाहर से जाने हीट आ रहा है ना उसको हम वर्क डन करवाते हैं, मतलब जो बाहर से एनर्जी आएगा उससे जो प्रेशर बनेगा उसको हमने वर्क डन, इसको मूव करा दिया, मूव कराया तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होते हैं, और प्रेशर फोर्स अपॉन यूनिट एरिया होता है, और फोर्स जो है प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, इसको पुट कर लिया यहाँ पे, ये आया। तो भाई एरिया डेल्टा एक्स ये किसके बराबर होंगे, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया इंटू डेल्टा एक्स, मतलब एरिया में 2 साइड और डेल्टा एक्स मूवमेंट आ गए, 3 साइड की मूवमेंट क्या होगी, ये आपके पास वॉल्यूम बनेगा। तो ये हमारे पास आइसोबैरिक की इक्वेशन है। जब हम आइसोबैरिक का ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ यू बनता है, सही है, पी और वी के दरमियान अगर आप ग्राफ बनाते हो पीवी डायग्राम तो भी यूं होता है, ये देखें, सही है, वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, सही है, वॉल्यूम यहाँ पे V1 से बढ़कर V2 पे जा रहा है, लेकिन प्रेशर हर लम्हा कांस्टेंट है, प्रेशर हर लम्हा कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो चेंज है वो क्या है, डेल्टा V है, और ये जो हाइट है वो हर जगह P है। तो ये जो शेडेड एरिया है, मतलब किसी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर का एरिया आप कैसे निकालते हैं भाई, 2 साइड का मल्टीपल लेते हैं ना, एक साइड यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, एक प्रेशर है, तो मतलब मैं इसका अगर वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, P डेल V लूंगा, इस तरीके से मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। मैं एक एग्जांपल और ग्राफ की देता हूं, फर्ज कर लें मैं एक ग्राफ आपके सामने यू बनाकर दिखा रहा हूं, ये V है, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, बच्चों ये ग्राफ यूं बना हुआ है, भाई प्रेशर कांस्टेंट है ना, देखें वॉल्यूम 1 पे भी प्रेशर 3 है, वॉल्यूम 3 के पर भी, भाई वॉल्यूम 3 पे भी प्रेशर आपके पास 3 है। अब मुझे बताओ इसका वर्क डन क्या होगा, इस ग्राफ का वर्क डन कितना होगा, कौन बताएगा जल्दी, इस ग्राफ का वर्क डन, सर मैसेज दिखाइएगा, इस ग्राफ का वर्क डन बताएं जी, इस ग्राफ का वर्क डन, इस ग्राफ का वर्क डन बताएं। कुछ लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ सही नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही नहीं बता रहे हैं। देखें वो तमाम बच्चे जिन्होंने 6 बताया उन्होंने सही बताया है, ये देखें बेटा, P के दरम्यान चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा भाई, ये 3 - 1 कितना आया वॉल्यूम, लेकिन अगर प्रेशर देखें तो प्रेशर तो चेंज ही नहीं हुआ ना, 0 से माइनस करोगे 3 को, अगर कोई कहता है सर इसको भी माइनस करके देखें, भाई ये तो हर जगह 3 है ना, प्रेशर को अगर माइनस करोगे तो वो स्टार्ट फ्रॉम दिस, ये स्टार्ट हो रहा है ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्टूडेंट पूरा लेंथ है, तो 3 माइनस अगर आप ये 0 ले लें तो फिर भी उस कंडीशन में क्या आएगा, 3 आएगा। तो वर्क डन कितने होंगे, P डेल V से, P डेल V से वर्क डन कितना होगा भाई, 3 × 2 कितने आएंगे, 6 जूल इसका वर्क होगा। तो ये ग्राफ रुका हुआ है, सही है, V3 - 1 से निकालेंगे तो 2 आएगा, और इस तरीके से प्रेशर 3 है क्योंकि प्रेशर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये इस तरीके से हमने सिस्टम को, इस बात को हमने यहाँ पे समझ लिया। अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि ये आइसोकोरिक क्या होता है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, हम सेकंड पे आते हैं, आइसोकोरिक, सही है, अब हम आइसोकोरिक की बात करेंगे। तो आइसोकोरिक स्टूडेंट, आइसोकोरिक की बात करें तो देखो आइसो मीन सेम होता है, सही, आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम, कोरिक मीन वॉल्यूम होता है। तो हमें इसका डेफिनेशन समझ में हो गया कि डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच, सही है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज
कांस्टेंट। आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। बेटा एक सिस्टम है, मैं आपके सामने एक सिस्टम बना कर दिखा रहा हूं, इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया आपने, सही है, इसका वॉल्यूम यहां पे फिक्स कर दिया वॉल्यूम को, और यहां से हीट सप्लाई दे रहे हो, तो जो भी हीट सप्लाई देंगे वो सिर्फ क्या बनाएगा, इंटरनल, नो वर्क डन, मूव ही नहीं कर रहा है। तो भाई चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा इसका, जी बताओ चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा इसका, हमने वॉल्यूम फिक्स किया हुआ, चेंज क्या होगा जी, चेंज बताओ, चेंज जीरो होगा जी, वेरी गुड। जब चेंज जीरो होगा तो पी डेल वी में, भाई पी डेल वी में क्या रखोगे, जीरो रखोगे, तो आंसर कितना आएगा, वर्क डन जीरो। तो याद रखिएगा आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में डेल्टा यू प्लस वर्क डन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस जीरो। तो भाई आइसोकोरिक में आप जो भी एनर्जी दोगे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बना रहा होगा, आप जो भी एनर्जी दोगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, इंटरनल एनर्जी बनाएगा। बातों का सवाल बनता है कि कौन से प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तीनों प्रोसेस के नाम लिखे हुए होंगे, आप क्या राइट आंसर बनाएंगे, भाई इंटरनल एनर्जी किस प्रोसेस में, जो भी सप्लाई दे रहे हैं डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी, कोई वर्क डन नहीं बन रहा। सवाल बनता है कि ऐसा प्रोसेस का नाम बताएं जिसमें इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा बताओ, जिस प्रोसेस में सबसे ज्यादा, तो आइसोकोरिक बनेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी सप्लाई देते हैं वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ, अच्छा इस कंडीशन में इसकी ग्राफ की कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि यहां पे प्रेशर चेंज हो रहा है, ये ग्राफ है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आ रही है, भाई वॉल्यूम में कोई चेंजिंग हो रही है नहीं, तो इसका तो डेल्टा वी जीरो है, इस ग्राफ में डेल वी जीरो है, तो वर्क डन भी इस ग्राफ में क्या होगा, जीरो होगा। तो ये स्टूडेंट हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस था, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जी। आइसोकोरिक में वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन जीरो। जब वर्क डन जीरो हो गया, सही है, तो हमने पीवी ग्राफ बनाई, तो पीवी ग्राफ में डेल्टा वी जीरो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वर्क यहाँ पे जीरो होगा। इस प्रोसेस में मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी बनता है, ये वाइड प्रोसेस है यहाँ पे इन चारों में जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अच्छा बाद बात कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा वर्क डन किस प्रोसेस में होता है, आप में से कोई बताएगा, वैसे अब मैं पढ़ाने वाला हूं उसी को है, बताओ किससे, किसमें होते हैं, आइसोथर्मल में। सही, ये भी सवाल बनता है कि सबसे ज्यादा वर्क डन किस प्रोसेस में होते हैं, तो आइसोथर्मल में सबसे ज्यादा वर्क डन होते हैं। सही है, ये मैं आपके सामने भी आइसोथर्मल यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे सबसे ज्यादा वर्क डन होते हैं, देखिएगा। ये देखें, सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होते हैं। ये देखें, जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसो मीन सेम होता है, सही है, आइसो सेम, और जो थर्मल होता है वो टेम्परेचर है, मतलब द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सही, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वर्क डन मैक्सिमम होता है। कैसे स्टूडेंट, देखो इस प्रोसेस में सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का चेंज ही नहीं आता। ये देखें, ये सिस्टम है, आपने यहाँ पे सप्लाई दिया और ये इंटरनल एनर्जी है, आप जैसी सप्लाई देते हैं ना इसको एक्सपेंड करा देते हैं, मतलब जो एनर्जी आप बाहर से देते हैं उसको डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट करते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज होने का मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाना, तो इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। भाई देखें, अगर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है,
सही है, जैसे उसका काइनेटिक एनर्जी अंदर हीट गया, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो हम तो इसमें साथ साथ क्या करते हैं, वर्क डन कराते हैं, मतलब जो बाहर से सप्लाई देते हैं वो वर्क डन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मिनिमम इंटरनल एनर्जी किस प्रोसेस में होता है, देखिए एमसीक्यूज कैसे बनते हैं, मिनिमम इंटरनल एनर्जी किसमें होगा, आइसोथर्मल में, मैक्सिमम किसमें होगा, आइसोबैरिक में, मैक्सिमम वर्क डन किसमें होगा, आइसोथर्मल में, मिनिमम वर्क डन किसमें होगा, आइसोकारिक में होगा। ये है ना एमसीक्यूज, सही है, इस तरीके से पढ़ा, इंशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों कि इस प्रोसेस में अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लगाते हैं, सही है, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो इसको जीरो रखते हैं, मतलब जो भी सप्लाई आपने दिया वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन में। ये देखें वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, वर्क डन में। अब सुनिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, आपने इस प्रोसेस में वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए प्रेशर को डिक्रीज किया। भाई जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसको ऑल्सो कॉल्ड क्या कह सकते हैं जी, बॉयल्स लॉ कह सकते हैं। तो आइसोथर्मल ऑल्सो कॉल्ड, सही है, आइसोथर्मल ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा, बॉयल्स लॉ होगा। आइसोथर्मल ऑल्सो कॉल्ड बॉयल्स लॉ होगा। तो एक पॉइंट हमारे पास ये भी क्लियर हो गया कि आइसोथर्मल जो है वो ऑल्सो कॉल्ड क्या होते हैं, बॉयल्स लॉ होते हैं। दूसरी बात, इसका ग्राफ भी बॉयल्स की तरह बनता है, यूं कर्व वाला। अच्छा देखिए केमिस्ट्री में बॉयल्स का ग्राफ जो होता है ना स्टूडेंट, वो थोड़ा सा चेंज है। केमिस्ट्री में उन्होंने 1/v और p और 1/v का ग्राफ बनाया हुआ उन्होंने, तो वो स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। केमिस्ट्री में p और 1/v का ग्राफ होगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, सही है। जैसे बॉयल्स लॉ की ग्राफ फिजिक्स की बुक में आप देखिएगा इस तरीके से दिया होगा, सही है, और केमिस्ट्री की बुक में 1/v से है तो वो स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। अगर 1/v का बनाएंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा ना, v इनवर्स ही नहीं ले रहे, 1/ ले रहे हैं, सही है, सही है। बच्चों आप ये देखो ना, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम देखो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी 0 है और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ही है जो सप्लाई दिया विंटर, तो मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी यहाँ पे होगा, मिनिमम यहाँ पे होगा, मैक्सिमम वर्क डन यहाँ पे होगा। भाई यहाँ पे वर्क डन क्या है, तो आप कहेंगे 0, तो मिनिमम वर्क डन किस में होगा, आइसोकोरिक में होगा। हो गया, मैक्सिमम मिनिमम पैराबोलिक कहते हैं स्टूडेंट, पैराबोलिक ग्राफ है ये कर्व। एक दफा एनटीएस के पेपर में केमिस्ट्री में सवाल आया था, इसको पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। आपकी केमिस्ट्री की बुक में आया था एनटीएस के पेपर में, इसका राइट आंसर पैराबोलिक है, और आपकी केमिस्ट्री की बुक में यही लिखा हुआ है पैराबोलिक। वहां से एक दफा सवाल बना था केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में। क्लियर हो गया बच्चों, सही है, बातें क्लियर हो गई। आइडिया बैठेगा अगली क्लास में देखेंगे।